हिंदी कक्षा में एक बार आप सभी का सादर स्वागत। हम लोग सिलिया नामक कहानी के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस कहानी की जो कहानी है श्रीमती सुशीला ठाकुर है। तो इस कहानी में सिलिया की जो वातावरण है, जो परिस्थितियाँ है या फिर सिलिया अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना वो कर रहे थे उनके बारे में विश्लेषण है। सिलिया केवल एक कन्या नहीं है, सिलिया एक वर्ग की, एक कुल की, एक जाति के लिए जो है ना प्रतिनिधि कहलाती है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर सिलिया को जो है ना केवल एक पात्र के रूप में नहीं, एक समाज के एक धारणा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है श्रीमती सुशीला ठाकुर जी। हम लोग उससे हमको आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ पर सिलिया जो है उनकी सखी हेमलता के साथ हेमलता के बहन के घर आई है, लेकिन वहाँ पर उसको पीने के लिए प्यास भी नहीं, मतलब पानी नहीं मिलता है। और इतना नहीं, सिलिया इतना धैर्य साहस भी नहीं इकट्ठा कर पाती थी कि फिर वापस कम से कम पानी पूछे। उन्हें पानी इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो एक अछूत कन्या है, वो एक निम्न जाति से संबंध रखने वाली है। तो ऐसे स्थितियों में सिलिया पानी के ऊपर सबका हक है, अधिकार है, यह विवरण देने के लिए तैयार तत्पर नहीं थी और मन ही मन चुपचाप उस दुख को प्यास के लिए पानी की तरह बेचारी उस सुलगती हुई आग को पीने का प्रयास करती है। देखिए आगे क्या होता है। मौसी जी के बेटे ने उसे गाड़ी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। सिलिया रास्ते पर कुर्ती आ रही थी, आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी से पानी मांगकर क्यों नहीं पिया। तभी उसे याद आया मौसी उसकी जाति के नाम से कैसे चौंक गई थी। मौसी के चेहरे का भाव उसके आंखों में तैर गया। यहाँ तक हमने अपना अंतिम कक्षा स्थगित की है। आगे देखिए, कितने मुखौटे चढ़ा कर रखते हैं लोग, मुखौटे, मुकुट। सिलिया को देखकर मामा, मामी, मालती और सभी लोग बहुत खुश हुए थे। उसने बड़े उल्लास के साथ मिले थे, मगर सिलिया हेमलता की मौसी जी से मिली उमस को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। मतलब बहुत दिन के बाद आप अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं, अगर वो सचमुच आपको पसंद करते हैं तो हाँ, क्योंकि अब हर कोई रिश्तेदार तो सिलिया के मामा मामी की तरह या मालती की तरह तो नहीं हो सकते ना। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, मन ही मन सोचते हैं क्यों आए क्यों आए, और ऊपर से कहते हैं अच्छे हैं, आओ आओ, आइए आइए। मतलब बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। लेकिन ये जाति छोटी है लेकिन इनका मन बड़ा विशाल विस्तृत है। तो यहाँ पर जैसे सिलिया वहाँ चली गई थी, मामा मामी और मालती सब उनको देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन सिलिया के मन में जो ज्वलित जो आग जो थी, जो एक प्रकार का भड़ा जो था, वो बुझ नहीं पा रहा था। तो शाम तक वो उनके साथ रही और शाम को मामा जी ने उन्हें स्कूल तक पहुंचा दिया था। बरसों पुरानी घटनाएं मन मस्तिष्क में बार बार कौंध कर उथल पुथल मचा देती है। सिलिया का स्वभाव शिद्दतशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। वह सोचती, आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था, प्यास लगी, पानी निकाल कर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी से वह पानी क्यों नहीं ले सकती थी। देखिए, मनुष्य का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इट्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन और उसके मस्तिष्क में आने वाले विचार भी प्रभावित करती है। जैसे कि यहाँ पर सिलिया के मन में जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जा रही थी, तो उसी प्रकार उसमें जो मैच्योरिटी की भावना है वो बढ़ती जा रही थी। मस्तिष्क में बहुत सारे विचार कौंध कर
ब्लेंडिंग कर देता है, कोई मिक्सिंग कर देता है। इस प्रकार बहुत सारे उसके मस्तिष्क में विचारों का उथल पुथल हो रहा था। जैसे कोई बॉल को फेंकता है तो अप्स डाउन्स होता है ना, तो उसी प्रकार उनके मन में बहुत सारे विचार उथल पुथल मचा दे रहे थे। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बन गया था। देखिए, हर बात के ऊपर रेस्पॉन्ड होना या फिर हर बात के ऊपर क्रोध व्यक्त करना, हर बात को हम लोग नेगेटिव रूप में देखना, यह मूर्खता है। हो सकता है कि वो बात नेगेटिव हो, लेकिन पहले उसके बारे में विचार तो किया जाए कि जो कुछ हो रहा है। क्योंकि हम लोग दूसरों के ऊपर, मैं कहूँगा कि वो काका या XYZ बहुत बुरे हैं, तो क्या मेरे कहने से बुरे हो गए? नहीं ना। पहले मुझे उनके बारे में विचार तो करना चाहिए ना कि सचमुच क्या बुरे वो है या फिर बुरा। जैसे कबीर ने कहा ना, बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास ने कहा है कि हम लोग दुनिया में गलतियों को, कमियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं मैं ही सबसे बड़ा कमी हूँ, गलती हूँ या फिर बुरा व्यक्ति हूँ। क्योंकि दूसरे में बुराई ढूंढने वाला कभी भी बड़ा या अच्छा नहीं बन सकता है। तो मैं आशा करूँगा कि शायद आप भी कुछ आज से कुछ अपनी जो चिंतन शैली है, जो आपका सोचने का जो विचार शैली है, स्टाइल है, उस नज़रिए को आप लोग डाइवर्ट कीजिए, चेंज कीजिए। तो यहाँ पर बरसों से जो चलते हुए आ रहे जो विचार है, उनका उथल पुथल उनके मस्तिष्क में चल रहा था। और आजकल सिलिया बहुत ही चिंतनशील हो गई है, सोचने लगी है, विचार करने लगी है कि सचमुच जो मैं सोचती हूँ या फिर मैं जो कहती हूँ, क्या वो ठीक है या नहीं, इज इट ओके और नॉट। क्या जैसे कि उनके मन में विचार आया था कि मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि उस समय जब सिलिया 12 वर्ष की थी और मालती और सिलिया दोनों बाजार होके आ रहे थे और मालती को जोर से प्यास लग गई है, तो एक कुएं से पानी लेकर पी ली। तो पानी लेकर पी ली तो कौन सा अपराध, कौन सा जुर्म, कौन सा क्राइम या कौन सा पाप उन्होंने किया है, जिसके लिए मालती की माँ ने, सिलिया की मामी ने मालती की खूब पिटाई की है। जैसे कि आप लोग उसके बारे में जानते हैं, पिटाई करती है ना, इतनी पिटाई करती है कि स्वयं भी रोती है और मालती भी रो पड़ती है। क्योंकि दूसरे कुछ आके कुछ कहते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं होता है। और ये भी सोचने की है कि जिस दिन मैं वो टूर्नामेंट में गए थे, स्पर्धाओं में गए थे, तो वहाँ से हेमलता के मौसी जी के यहाँ या उनके बहन के ससुराल के यहाँ चली गई थी, तो मैं मौसी जी से पूछकर पानी क्यों नहीं पी, जबकि मुझे प्यास लगी है, तो आई शुड आस्क वाटर और नॉट। क्योंकि कारण क्या है, उसके चिंतन करने लगी है, सोचने लगी है। जैसे कि वी हैव द प्रॉब्लम्स, इफ यू थिंक अबाउट दैट देन वी कैन सॉल्व इट, इफ यू वोंट थिंक अबाउट दैट तो प्रॉब्लम इज भी प्रॉब्लम, जैसा था वैसा रहेगा। अब मैं कुछ कचरा है मेरे घर में, तो जहाँ है वो वहीं रहेगा। जब तक मैं उसकी सफाई नहीं करूँगा, कचरा बिकम कचरा और कचरे को जोड़ता है ना। और अब यह विज्ञापन उच्च वर्ण का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता का नेता, जाति भेद मिटाने के लिए शुद्ध वर्ण की अछूत कन्या से विवाह, समाज के सामने एक आदर्श रखने की बात, यह सेठी जी महाशय का ढोंग आडंबर है या सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले महापुरुष है। देखिए, अब तक जो उनके जीवन में जो घट चुके हैं वो एक, अब इस पेपर में एक आया है, विज्ञापन आया है, शुद्ध वर्ण की वधू चाहिए शादी के लिए। तो ये जो बहुत बड़े नेता हैं, अछूत कन्या से विवाह करने की जो बात जो कहते हैं, समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करने की बात जो कहते हैं, यह सेठ जी क्या सचमुच समाज में या फिर लोगों में क्रांति लाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, या सारी परंपराओं को बदलने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या फिर केवल उनका एक ढोंग है, केवल विवाह उनका एक शोकेस, केवल दिखावा है। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल समाज को, लोगों को बतलाने के लिए काम करते हैं,
वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन बतलाने की, दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं। तो क्या ये जो सेठ जी है, क्या ये भी कुछ ऐसे करने के लिए जा रहे हैं, या सचमुच उनके अंदर समाज को, परंपराओं को या लोगों में कोई नया परिवर्तन लाने की सोच विचार है? क्योंकि क्या ये धूर्त है या महापुरुष? धूर्त मतलब पाखंडी, जो केवल नाम के लिए काम करता है, दिखावे के लिए काम करता है, वो है धूर्त। और महापुरुष जो सचमुच संसार में, समाज में, लोगों में परिवर्तन के लिए चेष्टा करता है। उसके मन में यह विचार भी आया, अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने जाति समुदाय के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। तो उसके मन में एक थॉट, एक विचार आया कि सचमुच अगर सेठ जी महापुरुष है, मतलब एक नया क्रांति, एक नया आदर्श, एक नया परंपरा को अगर शुभारंभ करने वाले हैं, तो मैं उनकी स्वागत करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे महापुरुष का साथ हो जाए तो मैं अपने जाति समुदाय के लोगों में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकूँगी, और हो सकता है कि उनकी भलाई के लिए भी मैं अपना हाथ जोड़ूंगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। साथ ही माँ के यथार्थपूर्ण अनुभवी कथन पर भी उसे विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन में सन 1970 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना ऐसा विश्वास जगा सके। तो मतलब वो तो सोच रही है कि शायद सेठ जी जैसा महान पुरुष का साथ उसे मिल जाए तो जाति में, समुदाय में मैं बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती हूँ। लेकिन दूसरी ओर उनका जो माँ की जो अनुभव है, यथार्थपूर्ण, फैक्टफुल जो थीम है, जो तथ्य है, जब उसके बारे में भी वो सोचती है तो माँ की कथन जो है उसको भी वो ठुकरा नहीं सकती है। कारण यह था कि मध्य प्रदेश की ज़मीन में सन 1970 से 70 तक ऐसी कोई ज़मीन में कोई ऐसा फसल नहीं उगी है जो एक अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में एक ऐसा विश्वास जगा सके। क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश की ज़मीन में कोई ऐसा फसल नहीं उगी है कि हम लोग कह सकें कि ये बहुत अच्छी ज़मीन है, यहाँ पर अच्छा फसल हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार वो भोली भाली लड़की के मन में भी वो विश्वास जगाने लायक कोई भी उदाहरण उनके सामने नहीं था। और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरों की शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखियों पर चलते हुए जीना, नहीं, कभी नहीं। हम क्या इतने भी लाचार है, आत्मसम्मान रहित है, हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उसकी ज़रूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहे? अपना मान सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर सिया विचार करती है कि हम लोग दूसरों की दया पर अपना जीवन व्यतीत करें। क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या हम लोग अपना जो निजत्व है, मतलब हमारी जो वजूद है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, क्या हम लोग उसको त्याग कर दूसरों के शतरंज का मोहरा बने? क्या मतलब जैसे दूसरे शतरंज खेलते हैं, शतरंज कुछ और नहीं बल्कि चेस। तो चेस में जो है ना, वो जो कॉइन्स होते हैं वो खुद चलते हैं या फिर हम लोग उनको चलाते हैं? हम ही उनको चलाते ना। तो ठीक इसी प्रकार सिया नहीं चाहती है कि उसका जीवन किसी और के हाथ का रिमोट कंट्रोल बन जाए। सिया चाहती है कि वो अपना जीवन स्वयं जिए। तो इसलिए वो कहती है कि मैं दूसरों के हाथ की शतरंज का मोहरा नहीं बनना चाहती हूँ, एंड आई डजंट लाइक इट। और बैसाखियों पर चलना नहीं, कभी नहीं। मतलब जैसे मेरे पास अच्छे खासे पाँव है तो मैं बैसाखी का प्रयोग, बैसाखी मतलब बेचारे जिनके पास पाँव नहीं होता है तो लकड़ी के पाँव के बल चलते ना, तो वो है बैसाखी। तो क्या मैं बैसाखियों के ऊपर क्यों जीऊँ? क्या मैं उसके ऊपर निर्भर होकर आधारित होकर अपना जीवन बिताना चाहिए? नो, नेवर कहकर उसके मन में जो विचार है ये सब। हम क्या इतने लाचार हैं? क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं
कि हम लोग अपनी आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा कोई आत्मसम्मान या अहंभाव नहीं है? हमारे लिए जो है ना उसकी ज़रूरत है, उसके लिए हमारी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारे अंदर आत्मसम्मान है, हमारे अपनापन निजत्व है, अपनी अहम भावना है। व्हाट दैट मतलब एटीट्यूड आप लोग बतलाते ना। हाँ, मुझे पता है आपका एटीट्यूड एकदम यहाँ पर आपकी जो अहम भावना है, अहम होना चाहिए। जैसे कि रावण स्वयं कहता था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ कहता था, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली था। अगर आप भी अपना अहम बतलाना चाहते हैं तो आपकी खूबी क्या है? व्हाट इज योर क्वालिटी, व्हाट इज योर टैलेंट? फर्स्ट यू शो दैट, देन यू शो योर एटीट्यूड, योर ईगो। क्या आप रावण की तरह शक्तिशाली थे, एक बहुत बड़े तपस्वी थे, क्या एक बहुत बड़े शास्त्रीय पंडित थे, इतने वो प्रतापी वीर थे कि तीनों लोगों के ऊपर उनका राज्य था? हाँ, तीनों लोगों के ऊपर उनका राज चलता था। सूर्य और चंद्रमा उनके परमिशन से ही अपने कार्य किया करते थे। वो इतने प्रतापी थे। हाँ, ये माया मोह या फिर काम वासना में लिप्त होकर अहम भाव के साथ अपना सब कुछ सर्वस्व कर लिया है, ये अलग बात है। लेकिन उनमें ये सारी क्वालिटीज थे, इसलिए वो अपने आप को कहता था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ कहने लगा है। ये अलग बात है कि अंत में उनका भी मतलब जो भी ये सब कुछ बतलाता है उसका विनाश निश्चित है। तो हर एक में थोड़ा बहुत अहम भाव की भावना होती है। अहम भावना हमारे लिए, हम अहम भाव का हम लोग अहम के लिए नहीं है। हम उनके भरोसे क्यों रहें? अपना सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। वाई वी शुड बी डिपेंडेंट, आई शुड बी इंडिपेंडेंट एंड आई एम गोइंग टू बी इंक्रीज माई ऑनर, माई रिस्पेक्ट। सिलिया ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, मैं बहुत आगे तक पढ़ती रहूँगी, उन सभी परंपराओं के मूल कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें समाज में अछूत बना दिया है। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा साबित करके रहूंगी, किसी के सामने झुकूंगी नहीं, ना ही कभी अपना अपमान सहन करूंगी। तो सिलिया मन ही मन दृढ़ संकल्प लेती है कि डिटर्मिनेशन ले लेती है कि मैं खूब पढ़ना चाहती हूँ, खूब पढ़ूंगी और खूब पढ़ना चाहती हूँ, और मैं उन सभी जो जड़ है जिसके कारण हमें अछूत कहा गया है, हमको समाज से दूर रखा गया है, या फिर समाज में हमारी स्थिति है, मैं उन सभी स्थितियों को जानकर उनको जड़ के साथ उनका समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पी बन जाती है सिलिया। वह कहती है कि हम लोग किसी के सामने झुकेंगे नहीं और ना ही कभी अपना अपमान सहन करेंगे। जैसे कि सिलिया ने अपने पूर्व जीवन में बहुत सारे अपमानों का जहर पी चुकी थी। सिलिया मन ही मन इन बातों का चिंतन मनन करने लगी। एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने अपने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है। लो, सिलिया अपना जीवन, अपना भविष्य का निर्णय ले लेती है, अपनी माँ और नानी के सामने जाकर ये कह लेती है कि मैं अभी इन चीज़ों में शादी नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आगे बहुत हद तक, बहुत दूर तक पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो माँ और नानी अपनी बेटी को ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी हो या ना हो, मगर तू खूब पढ़ाई कर और इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जात के लोगों के बराबर सब तेरा सम्मान करने लगे। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी। देखिए, तो नानी और माँ उनको प्यार भरे नजरों से यूँ निहारते रहते हैं, स्टेरिंग करते रहते हैं कुछ समय के लिए, और नानी कहती है कि तू शादी कर या ना कर, ये अलग बात है, लेकिन तू इतना पढ़ लिख कर महान बन जा कि जो ऊंचे दर्जे वाले, जो ऊंचे कुल वाले हैं ना, तो उसके बराबर तो आत्मसम्मान पा इस समाज में, और
माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी और खुश हो रही थी और माँ कहती है कि मैं अपनी सिल्लो रानी को खूब पढ़ाऊंगी। अछूत कन्या के साथ माँ के विज्ञापन के साथ सिलिया की आंखों में वह घटना बार बार तैरती जाती जब प्यार से उसका कंठ सूख रहा था और उसकी ओर बढ़ता हुआ पानी का गिलास एकाएक केवल इसलिए वापस हो गया कि वह अछूत है, हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं है। प्यास ने उसे उतना विचलित नहीं किया था जितना इस अपमानजनक व्यवहार ने। कौन जात है, पूछा गया। यह सवाल उसके कानों में निरंतर हाथोड़े मारता रहता। तो मतलब अछूत कन्या की जो संबंधित जो विज्ञापन है वो तो उसके आंखों के पास तैर जाती थी, लेकिन जो दूसरी घटना है जब उसे प्यास लग रही थी लेकिन फिर भी पीने के लिए पानी नहीं मिला है और हिंदू होके भी हिंदू नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि भारत की वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भारत की वर्ण व्यवस्था है, ठीक है। तो हम तो इनमें हैं ही, मतलब हिंदू होते भी हम लोगों को हिंदू नहीं माना है और आपको अछूत मानकर पीने के लिए प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं दिया गया है। ये घोर अपमान वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जब भी उस घटना को याद करती है तो ऐसा लगता है कि उसके कान में कोई हथौड़ा मार रहा हो। कुत्ता बिल्ली उस घर में बेरोक-टोक आ जा रहे थे पर उसे दहलीज पर ही हाथ के इशारे से रोक दिया गया था। इस व्यवस्था को मिटाने के लिए क्या कुछ भी नहीं हो सकता? क्या जीवन भर ऐसे ही जातिगत भेदभाव की प्रताड़ना के दुख भोगने पड़ेंगे? कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे? यह सब सोचकर उसके मस्तिष्क की नसें फड़कने लगती है। तो मतलब जो छोटे मोटे जानवर है वो जब चाहे तब उच्च वर्ण वालों के घर में आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन मुझे दहलीज के पास ही डोरस्टेप के पास ही रोका गया है कि तुम कौन जाति को हो, किस जाति की हो। सिलिया सोचती थी कैसे बदला जा सकता है इस हालात को, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस सिचुएशंस। कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकते हैं और झाड़ू ... कम्बक या तो जानवरों से बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुचक्र है। किसने थमा दी हमारी जाति के हाथों में ये झाड़ू? इस समाज में पैदा होना नहीं होना तो हमारे हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है, यह हम कर सकते हैं। तो मतलब ये जो छोटे जाति वाले हैं तो उनके हाथ में झाड़ू थमा लेते हैं, क्योंकि जो निम्न जाति वाले हैं, ये जो उचित वर्ण के जो जाति के लोग हैं ना, उनके घरों के सामने झाड़ू पोछा करना या फिर गोबर से लेप करना वंस अपॉन अ टाइम दे यूज्ड टू डू। मतलब उनको टच नहीं करते थे, लेकिन उनके घरों में ये सारे काम करते थे, घर के बाहर, नॉट इनसाइड, आउटसाइड। तो ये जो हमारे ऊपर या फिर हमारे हाथ में जो झाड़ू थमा दिया है, किसने थमाया है, क्यों थमाया है? क्या हम लोग क्या हमारा कोई वर्चस्व, क्या हमारी कोई पहचान, क्या हमारा कोई आदर, क्या हमारा कोई सम्मान इस समाज में नहीं है? क्या हम लोग इस समाज में पैदा होना नहीं होना तो हमारे हाथ में था? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं जो मेरे स्कूल में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे पहले से नहीं पता था कि मैं स्कूल में पैदा हुआ हूँ। या आपको पता है क्या कि आप स्कूल में पैदा होने वाले हैं? नहीं, पहले से मालूम होता तो शायद कुछ और ऑप्शन ढूंढ लेते, लेकिन यहाँ पर तो हमें तो जानकारी है ही नहीं। तो सिलिया कहती है कि इस समाज में, इस बिरादरी में जन्म लेना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ इस अपमानजनक जो गुलामी है तो इसके चिन्ह हम लोग तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये हमारे हाथ में डेफिनेटली है और ये हम कर भी सकते हैं, करके भी बतलाएंगे। यह दृढ़ता से सोचने लगी, हाँ क्या हम जरूर कर सकते हैं। उसकी आंखों में अब एक चमक थी। हीनता और दीनता के भाव तो न जाने कब से जा चुके थे। वह मन ही मन सोच रही थी, झाड़ू नहीं कलम, हाँ कलम ही उसके समाज का भाग्य बदलेगी। उसने सोचा वह खूब पढ़ेगी, सम्मान
के उच्च शिखर पर पहुंचेगी। वह एक चिंगारी है जो मशाल बनकर अपने समाज की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी। डेफिनेटली तो हमारे जो बिरादरी के लोग हैं उनके हाथ में झाड़ू थमा दिया है, तो हम लोग अपना भाग्य, अपनी किस्मत को केवल झाड़ू से नहीं, झाड़ू की जगह पर कलम ले लेंगे, पेन ले लेंगे, तो शायद हमारी जो किस्मत है, हमारा जो भाग्य है, हमारे जो फॉर्चून है, हम लोग अपना भाग्य का सचमुच उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि केवल कलम ही है या कलम ही वो शक्ति है, वो एक चिंगारी है, एक चिंगारी एक मशाल को जन्म देती है। तो एक छोटी सी चिंगारी, एक सिलिया ही शायद पूरी बिरादरी में मशाल की तरह जलते हुए सबको शायद उजाला, रोशनी या उस जाति को, समुदाय को प्रकाशित, एनलाइटेड या डिलाइटेड कर सकती है। सिलिया ने तय किया वह जीवन भर कोशिश करेगी कि समाज इन सब बातों को समझे, उनके मन को जाने, सम्मान और अपमान के भेद को समझे और सही रूप में सम्मान का हकदार बने। जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद बनने लगती है। यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। समय बदलता रहता है, लोग उसकी रफ्तार को समझ नहीं पाते हैं। जो इस बात को समझ लेता है वह समय के साथ चलते हुए अपनी मंजिल पा लेता है। सिलिया समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उसने अपनी मंजिल को जान लिया। वह देश के कोने कोने में जाकर सामाजिक जागृति का कार्य करने लगी। जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तब हम अपने दायरे तक ही सीमित रहते हैं। जिनका सोच बड़ा होता है वह जाति, बिरादरी, समाज और देश की सीमा से भी ऊपर उठ जाते हैं। सिलिया अपनी बिरादरी के साथ उन सब के लिए सोचने लगी थी जो सामाजिक विषमता, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित है, जो अधिकारों से वंचित है, ज्ञान से वंचित है, जो अपने इतिहास, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से अनजान है। तो मतलब सिलिया जो है ना अपने एक परिवर्तन चेंज करने लगी है। वो केवल अपने तक ही नहीं बल्कि अपने जाति से भी हटकर और भी आगे बढ़ने लगी है। जहाँ पर अन्याय हो रहा है, जहाँ पर अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर अधिकारों का लूट मार किया जा रहा है, जिनके ऊपर शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जहाँ ये सब है, जहाँ जिनको न्याय मिलना चाहिए वहाँ पर, जहाँ जिनको अन्याय मिल रहा है वहाँ तक वो चली गई है। मतलब उसका जो दायरा है, स्कोप है, क्योंकि यह बात या उक्ति तो सर्वसाधारण है कि जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह हो जाती है। मतलब जैसे कि कहते हैं ना, where there is a will there is a way, जहाँ चाह है वहाँ राह भी होती है। लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के सबसे प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा है। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी समाजसेवी कवित्री साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने शाल, सम्मान पत्र, सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से उस महिला का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया गया। स्वागत के उत्तर में महिला ने अपना भाषण प्रारंभ किया। सुंदर सवर्ण एक युवती तत्परता के साथ उसके पीछे तस्तरी में शीतल जल का गिलास आदर भाव से लिए खड़ी है। भाषण देते हुए बीच में 2 घूंट पानी पीकर महिला पुरानी स्मृतियों में क्षण भर के लिए खो गई। फिर उसने गर्व के साथ अपने आसपास देखा, सामने बैठे विशाल जन समूह को देखा और परिवर्तनवादी विचारों से परिपूर्ण अपना भाषण जारी रखा। वह महिला कोई और नहीं, सिलिया थी। तो मतलब एक साधारण परिस्थितियों से जूझने वाली एक अछूत कन्या इस स्थिति तक पहुंच गई है कि आफ्टर 20 years शी बिकम ए गुड सोशल सर्विस करने वाली समाज सेवी बन गई है, सोशल सर्वेंट बन गई है, एक अच्छी कवित्री बन गई है, एक अच्छी कार्यकर्ता बन गई है, एंड शी बिकम वन विदुषी, एक बहुत अच्छी स्कॉलर बन गई है और साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका भी बन गई है। और वहाँ पर उस जो सभागृह है उसका अध्यक्ष स्वयं मंत्री महोदय करने लगे हैं। शाल, सम्मान पत्र, पुष्पमाला और सम्मान चिन्ह उनको प्रदान
प्रदान किए जा रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत उनका किया गया है। स्वागत के उत्तर में महिला ने अपना भाषण प्रारंभ किया था। सुंदर सुवर्ण युवती वो तत्परता के साथ अपने पीछे तस्तरी में एक शीतल जल का गिलास लिए आदर भाव से एक कन्या खड़ी थी, तो वो अपना भाषण जारी रखते हुए बीच बीच में पानी पी रही थी। मतलब एक समय था कि उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया है। आज उसी अछूत कन्या को लोग मान सम्मान के साथ पानी, गिलास, शॉल, पुष्पमाला, सम्मान पत्र, ये सब कुछ सूचित देते हुए कहते हैं कि तू मान सम्मान की योग्य है। नारी चाहे तो अबला नहीं सबला बन सकती है। तो वह अपनी जो पुरानी बातें हैं उन सबको याद करते हुए समाज में एक नया आदर्श स्थापित करने के लिए यहाँ पर सिलिया प्रस्तुत है। मैं आशा करता हूँ कि इस समाज में कोई भी सिलिया वो पुरानी सिलिया ना रहे। हर कोई पढ़ लिख कर अपने जीवन में आगे बढ़े और इतना ही नहीं, अपने साथ साथ अपनी बिरादरी, अपना कुल, अपना समाज, अपना देश का भी मान सम्मान बढ़ाए। तो वो सभागृह में जो मान सम्मान पा रही थी वो कन्या कोई और नहीं, वो हमारी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी भोली सी गंभीर मुख वाली, गंभीर व्यवहार वाली सिलिया ही है। तो ये है सिलिया।